जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं निषेचन। तो मेरे देश के नौजवान, आज के क्लास में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? तो आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे निषेचन। सबसे पहले समझते हैं निषेचन क्या होता है या फिर निषेचन की परिभाषा क्या होती है। बड़ा कंफ्यूजन रहता है परिभाषा को लेकर। तो बाबू, बहुत छोटी सी परिभाषा है, बहुत आसान सी इसकी परिभाषा है, एक बार में ही याद हो जाएगा। परिभाषा क्या निकलेगा? परिभाषा सबसे पहले समझिएगा, जो नर होते हैं, नर का जो युग्मक होता है, नर में जो नर का युग्मक होगा, जो नर का युग्मक होगा उसे शुक्राणु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शुक्राणु। इस बात को याद रखिएगा। जो नर होते हैं, नर का जो युग्मक होता है वो क्या होता है? शुक्राणु। उसी प्रकार जो मादाएं होती हैं, मादा में जो युग्मक होगा, मादा का जो युग्मक होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंडाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? अंडाणु कहेंगे। तो नर में जो युग्मक पाया जाता है उस युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। मादा में जो युग्मक पाया जाता है उनके युग्मक को अंडाणु कहेंगे। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का क्या होता है? संलयन होगा। दोनों का क्या होगा मेरे देश के अच्छे बच्चे? संलयन होगा। संलयन, दोनों का जब संलयन होगा। अब कहेंगे सर संलयन क्या है? संलयन मतलब मीटिंग। नर का जो शुक्राणु है, मादा का जो अंडाणु है, ये दोनों जब मिलेंगे, दोनों का मीटिंग होगा, यानी इनका जब संलयन होगा तो क्या होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज क्या निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। तो युग्मनज का जब निर्माण होगा, यही क्रिया बाबू निषेचन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? निषेचन। यानी जब नर का युग्मक जो है मादा के युग्मक से संलयन करेगा, संलयन के उपरांत युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज निर्माण की जो पूरी क्रिया है, इसी क्रिया या प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो परिभाषा निकल के क्या आता है बालक? परिभाषा निकल के क्या सामने आता है? कलर चेंज कर देते हैं। तो परिभाषा इसका क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। परिभाषा, परिभाषा क्या होगा? तो परिभाषा इसका हो जाएगा नर युग्मक शुक्राणु। क्या हो जाएगा? नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक क्या है जी? शुक्राणु। नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु, मादा युग्मक अंडाणु, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से, के संलयन से, के संलयन से क्या बनेगा? युग्मनज। के संलयन से युग्मनज, के संलयन से युग्मनज बनने की क्रिया, युग्मनज बनने की क्रिया लिखो चाहे प्रक्रिया लिखो। युग्मनज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। मार्कर चेंज कर दे, ठीक है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन द्वारा, क्या? के संलयन से कहो या द्वारा लिखो,
युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे देश के अच्छे बच्चे, निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। बहुत अच्छे। अब ये जो युग्मनज होता है, ये जो युग्मनज होता है, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आइए इसको समझते हैं। तो पॉइंट करके नोट कीजिएगा, जो युग्मनज होगा, जो युग्मनज होगा उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या। तो अगर बात करें युग्मनज में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो बाबू 2n होती है। कितनी होती है, 2n। अब कहेंगे सर n बराबर, तो जहां बाबू n बराबर कितना हो जाएगा, 23 गुणसूत्र, n बराबर 23 गुणसूत्र हो जाएगा। यानी कह सकते हैं जो युग्मनज होगा, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 2n, यानी 2 गुणे n बराबर 23। तो 23 दूना कितना हो जाएगा बालक, 46। यानी एक जब नर का युग्मक और मादा का युग्मक मिलेगा, संलयित होगा, संलयित होने के पश्चात जब युग्मनज का निर्माण करेगा तो उस युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 46 होगा। कितना होगा मेरे देश के नौजवान, 46 होगा। दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अगर आप दिल थाम के बैठेंगे तो ये निषेचन बाबू आज जड़ से पलई तक तो खत्म कर देंगे। यानी निषेचन में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगा। बस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप क्लास के अंत तक बने हैं मेरे देश के नौजवान, अगर आप क्लास के अंत तक बने हैं तो निषेचन का एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। आज का क्लास निषेचन है और निषेचन में ये हमारी गारंटी है, अगर क्लास के अंत तक बने रहें तो आपका एक पॉइंट नहीं छूटेगा। एक भी पॉइंट, एक पॉइंट को आज यहां से क्लियर करके भेजेंगे। इस व्हाइट बोर्ड पर स्मार्ट बोर्ड वाला फील दिलाएंगे, और इस व्हाइट बोर्ड पर स्मार्ट बोर्ड का मजा लेना चाहते हैं तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब बताइए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। अब युग्मनज जो है ये युग्मनज बन के तैयार हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतना आसान भी तो निषेचन नहीं है, निषेचन तो ये 2 लाइन में खत्म नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं निषेचन का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसे समझते हैं। भाई जो नर युग्मक शुक्राणु है, ये शुक्राणु अंडाणु से ऐसे तो मिल नहीं जाएगा कि याद सताए तेरी नींद चुराए, आजा 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 अंडाणु तुमसे मिलके हम निषेचन कर देते हैं। ऐसा तो होने वाला नहीं है। इसकी कुछ प्रक्रिया होगा, इसका कुछ चरण होगा। आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले निषेचन का चरण समझते हैं। चरण में जो इसका पहला चरण होगा, इसके पहले चरण को समझते हैं। तो आप लोग मेरे देश के नौजवान मुस्कुराते हुए हेडिंग कीजिएगा निषेचन के चरण। हेडिंग क्या करेंगे, निषेचन के चरण। निषेचन के चरण में पहला हेडिंग, उस हेडिंग के अंतर्गत पहला हेडिंग कीजिएगा शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचना। हेडिंग क्या होगा, शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचना, शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचना, शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचना।
शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचना। अब हम लोग देखेंगे जो शुक्राणु होगा आखिरकार अंडाणु तक पहुंचेगा कैसे। भाई इसमें इतना पावर कहां से आएगा, क्या क्या इसका प्रोसेस है, कैसे कैसे शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेगा, अब हम लोग इसे समझेंगे। सर्वप्रथम क्या होगा, सबसे पहले मेरे देश के नौजवान याद रखिएगा, एक जब नर मादा को देखेगा, जब नर मादा को बहुत प्यार से देखेगा तो नर में उत्तेजना उत्पन्न होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक हीरो है, हीरोइन को बहुत प्यार से देख रहा है, देख देख के मुस्कुरा रहा, ओ माय गॉड कितनी सुंदर हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। जब बहुत प्यार से हीरो हीरोइन को देखेगा उस समय हीरो के अंदर उत्तेजना जागृत होगा, उस समय हीरो हीरोइनिया को देख के उत्तेजित होगा। जब हीरो हीरोइन को देख के उत्तेजित होगा उस समय जो नर का शिश्न होगा, नर के शिश्न में अंतराकाश पाया जाता है। जैसे ये नर है तो नर का बाय द वे मान लीजिए ये नर का शिश्न है, समझिएगा मेरे देश के नौजवान, ये नर का शिश्न है तो नर के शिश्न में क्या पाया जाता है, अंतराकाश पाया जाता है। अंतराकाश मतलब ये हो जाएगा छिद्र, अंतराकाश मतलब क्या हो जाएगा, छिद्र। बाय द वे नर का शिश्न है तो इसमें क्या होगा, अंतराकाश पाया जाएगा, ऐसे छिद्र पाया जाएगा, ऐसे स्थान पाए जाएंगे। इस अंतराकाश में ब्लड जाके भर जाएगा, जब ब्लड जाके भर जाएगा तो नर का शिश्न कड़ा हो जाएगा, तो नर का जो शिश्न होगा वो क्या हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। अंतराकाश का मतलब समझ लो मेरे देश के अच्छे बच्चे, अंतराकाश का मतलब होता है जैसे ये नर का शिश्न है तो शिश्न के यहाँ, शिश्न के इस बगल, शिश्न के इस बगल मतलब आपका खाली जगह पाया जाएगा। जैसे ये शिश्न है, शिश्न के इस बगल ऐसे समझिएगा, शिश्न के इस बगल, शिश्न के इस बगल ऐसे खाली जगह पाया जाएगा। तो उसी शिश्नमा में ही क्या होता है, चेंबर होता है, यानी उसी को अंतराकाश कहते हैं। तो जब नर क्या होगा, नर जो होगा जब मादा को देखेगा, हीरो जब हीरोइन को देखेगा उस समय हीरो हीरोइन को देख के क्या होगा, उत्तेजित हो जाएगा। हीरो क्या होगा, हीरोइन को देखकर उत्तेजित हो जाएगा। जब हीरो हीरोइन को देखकर उत्तेजित होगा तो नर के अंतराकाश में, जो नर का शिश्न होगा, शिश्न के अंतराकाश में ब्लड जाके स्खलित हो जाएगा, यानी ब्लड भर जाएगा। ध्यान से समझेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आती रहेंगी। तो हम आपको क्या समझा रहे हैं, एक हीरो है, हीरोइन को जब देखेगा तो उसके अंदर क्या होगा, उत्तेजना जागृत होगा, जिससे हीरो का जो शिश्न होगा उसके शिश्न के अंतराकाश में रुधिर स्खलित हो जाएगा, रुधिर भर जाएगा। जब रुधिर आके भर जाएगा तो नर का शिश्न कड़ा हो जाता है, तो नर का शिश्न क्या होता है, कड़ा हो जाता है। हम लोग क्या लिखेंगे पॉइंट, तो पॉइंट नोट कीजिएगा। पॉइंट क्या नोट करेंगे, नर के मार्कर सब धोखा दे दिया क्या, नर के अंतराकाश, या लिख ले नर के शिश्न के अंतराकाश, नर के शिश्न के अंतराकाश, नर के शिश्न के अंतराकाश में रुधिर, नर के शिश्न के अंतराकाश में रुधिर भर जाने के कारण नर के शिश्न के अंतराकाश में रुधिर भर जाने के कारण शिश्न कड़ा हो जाता है, शिश्न कड़ा हो जाता है। शिश्न कड़ा हो जाता है।
याद रहेगा। तो नर के शिश्न में जो उसका अंतराकाश होगा, वहां पर जब रुधिर भरेगा तो क्या होगा, नर का शिश्न कड़ा हो जाएगा। जब नर का शिश्न कड़ा हो जाता है, जब नर का शिश्न कड़ा हो जाएगा तो नर इस उत्थानशील शिश्न को मादा के योनि में प्रवेश कराता है। जब ये उत्थानशील शिश्न मादा के योनि में प्रवेश करेगा, उस समय नर और मादा के बीच मैथुन क्रिया प्रारंभ हो जाएगा। नर और मादा के बीच मैथुन क्रिया प्रारंभ हो जाएगा। जब नर और मादा के बीच मैथुन क्रिया प्रारंभ होगा तो मैथुन क्रिया के अंत में नर के शिश्न से वीर्य स्खलित होगा। तो नर का जो पेनिस होगा, शिश्न होगा, उस शिश्न से वीर्य निकलेगा, वीर्य स्खलित होगा। स्खलित कहां होगा, तो मादा योनि में। यानी हम लोग क्या कहेंगे, अगला पॉइंट हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, इस उत्थानशील शिश्न को ऐसे लिखेंगे, इस इस उत्थानशील शिश्न को मादा योनि में इस उत्थानशील शिश्न को मादा योनि में प्रवेश कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। जब ये शिश्न मादा योनि में प्रवेश करेगा, उस समय क्या होगा, मैथुन क्रिया प्रारंभ होगा। और मैथुन क्रिया के अंत में मैथुन क्रिया के अंत में क्या होगा, वीर्य स्खलित होगा, स्खलित होगा। कहां स्खलित होगा, तो मादा योनि में। एक बार चेक करें कहीं कट तो नहीं रहा है, 1 मिनट मुन्ना। तो क्या बात आपको समझ में आ गया, यानी अभी क्या समझाया गया है, जो नर का उत्थानशील शिश्न होगा, जब मादा योनि में प्रवेश कराया जाएगा तो मैथुन क्रिया प्रारंभ होगा। तो क्या प्रारंभ होगा, मैथुन क्रिया प्रारंभ होगा। मैथुन क्रिया के अंत में नर के शिश्न से क्या निकलेगा, वीर्य स्खलित होगा, यानी वीर्य निकलेगा। कहां गिरेगा वीर्य, तो मादा योनि में वीर्य क्या होगा, गिरेगा। अब मेरे देश के नौजवान, अब आप लोग ये बताइए, आप लोग को पीछे पढ़ाया गया है, आप लोग ये बताइए, जो नर होता है, एक सामान्य नर में जो वीर्य बनता है कितना ml बनता है। एक सामान्य नर में जो वीर्य बनता है कितना ml बनता है। तो आप कहेंगे सर वीर्य वाले क्लास में आप इसे पढ़ाए थे। बोलो पढ़ाए थे कि नहीं, पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, एक सामान्य नर में, ध्यान दीजिएगा, एक सामान्य नर में एक सामान्य नर में 4 ml वीर्य बनता है। इस 4 ml वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। इस 4 ml वीर्य में लगभग 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। मादा योनि में जिनका जीवन काल, याद रखिएगा हम आपसे कह रहे मादा योनि के अंतर्गत या मादा जननांग के अंतर्गत, मादा जननांग में इनका जीवन काल 72 घंटा होता है।
कितना होता है? 72 घंटा होता है। लेकिन आप कहेंगे सर अगर इसी वीर्य को मादा जननांग से बाहर यानी मादा भाग से बाहर रखा जाए तो बाबू इसका जीवन काल बहुत ज्यादा घट जाता है। मात्र और मात्र केवल 20 मिनट तक जीवित रहेंगे। लेकिन जब मादा जननांग में प्रवेश करेंगे, मादा जननांग में ये वीर्य स्खलित होगा तो उस वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं का जीवन काल बढ़ जाता है। कितना पहुंच जाता है? तो 72 घंटा। याद रहेगा कि नहीं मेरे देश के अच्छे बच्चे? याद रखिएगा। क्या याद रखना है? एक सामान्य नर में कितना वीर्य उपस्थित होता है? तो वीर्य की संख्या, वीर्य जो होता है 4 ml, उसमें शुक्राणुओं की जो संख्या होती है 40 करोड़ होती है। मादा जननांग में इनका जीवन काल 72 घंटा होता है। कितना? 72 घंटा। क्या इतना बात समझ में आ गया? अगर आ गया मेरे देश के अच्छे बच्चे तो नोट कीजिए, शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचना जो है अभी यहां तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आपको और पढ़ाया जाएगा, अभी आपको और बताया जाएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आपको आगे बताते हैं। नोट कीजिए। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे समझते हैं। तो अभी आपको बताया जा रहा था जो नर होते हैं, नर में शुक्राणुओं की संख्या 40 करोड़ होती है। मादा जननांग में जिनका जीवन काल 72 घंटा होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु जब गति करेंगे तो उनके गति का जो स्पीड होगा, जो शुक्राणु होंगे, शुक्राणुओं के गति का जो स्पीड होगा उनका स्पीड होता है 5 mm प्रति मिनट। यानी जो शुक्राणु होंगे मादा जननांग में इनके गति का जो स्पीड होगा, मादा जननांग में इनके गति का जो स्पीड होगा वो कितना होगा जी? 5 mm प्रति मिनट। 5 mm प्रति मिनट। शुक्राणुओं का मादा जननांग में स्पीड कितना होता है? 5 mm प्रति मिनट। अब कहेंगे सर ये क्या है? इसका मतलब ये है जो शुक्राणु होगा मादा भाग में जब गति करेगा तो उसका स्पीड होगा 1 मिनट में 5 mm की दूरी तय करना। यानी शुक्राणुआ जो होगा बाबू 1 मिनटवा में 5 mm की दूरी तय करेगा। यानी जब वो चलेगा तो 1 मिनट में 5 mm। 5 mm अगर हम कहें तो अनुमान लगा के बताएं तो लगभग इतना सा दूरी तय करेगा 1 मिनट में। 1 मिनट में लगभग इतनी दूरी तय करेगा, बस इतनी सी दूरी। आप कहेंगे सर बड़ा तेज चल रहा है। बाबू ऐसे चलता है, ठीक है ना? तो मादा जननांग में जो इसकी स्पीड होगी कितना होगा? 5 mm प्रति मिनट। 5 mm प्रति मिनट। अब जब ये चलना शुरू करेगा तो मादा जननांग में कुछ ऐसे कारक होंगे जो इसे आगे बढ़ने से रोकेंगे। कहेंगे रुक बाहुबली रुक, तुमको तो हम जाने नहीं देंगे, एकदम तुम रुक जाओ। तो मादा जननांग में कुछ ऐसे कारक होंगे जो शुक्राणुओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो क्या लिखेंगे? मादा जननांग में उपस्थित कारक
कारक शुक्राणुओं को, मादा जननांग में उपस्थित कारक शुक्राणुओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब एक कौन है भाई जो आगे बढ़ने से रोक रहा है? तो सबसे पहले हो जाएगा मादा योनि का अम्लीयता, यानी जब मादा योनि अम्लीय होगी, अम्लीय समझते हैं भाई, देखिए चाहे अम्ल होगा या क्षार होगा या उदासीन होता है, तो मादा योनि जब अम्लीय होगा उस समय क्या होगा, शुक्राणुओं को आगे बढ़ने से रोकेगा। कैसे रोकेगा? जब मादा योनि अम्लीय होगा उस समय शुक्राणु क्या होंगे, मादा योनि में मरना शुरू हो जाएंगे, मादा योनि में नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे, यानी उनका वही बाबू निपटारा हो जाएगा। यानी पहला कारक क्या है जो रोक रहा है? तो पहला कारक होगा मादा योनि का, मादा योनि का अम्लीय होना, अम्लीय होना, मादा योनि का अम्लीय होना। अब बाई द वे मान लीजिए कुछ शुक्राणु यहां से संघर्ष करते हुए किसी तरह आगे बढ़ गए, मादा योनि अम्लीय है तो वहां मर जाएंगे। कुछ शुक्राणु हिम्मत बनाए मजबूती के साथ जय जवान जय किसान भारत माता की जय इंकलाब जिंदाबाद की नारा बोलते हुए धड़ाधड़ आगे बढ़ गए, पार करो एकदम। तो बताइए मादा योनि से पार करके जब आगे पहुंचेंगे तो पहुंचेगा ग्रीवा में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? ग्रीवा में। तो जब ग्रीवा में कुछ शुक्राणु पहुंच गए, जब कुछ शुक्राणु ग्रीवा में पहुंच जाएंगे तो वहां भी उसको रोका जाएगा, शुक्राणुओं को ग्रीवा में भी रोका जाएगा। अब कहेंगे सर ग्रीवा में कैसे रुकेगा? तो ग्रीवा जो होता है वो अत्यधिक चिपचिपा होगा, उसमें भारी मात्रा में श्लेष्मा उपस्थित होगा, जिससे क्या होंगे, आधा वहीं चपक के रुक जाएंगे, आधा उसी में चपक के फंसे रहेंगे, अधुरा जाएंगे, छोड़ो 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 जाने दो, तो नहीं जा पाएंगे। यानी दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी समस्या क्या आएगी इनको आगे बढ़ने के लिए? तो हो जाएगा ग्रीवा में उपस्थित, ग्रीवा में उपस्थित श्लेष्मा, ग्रीवा में उपस्थित श्लेष्मा। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, श्लेष्मा, ग्रीवा में उपस्थित श्लेष्मा। अब बताइए, चलिए वहां से शुक्राणु, कुछ शुक्राणु ऐसे हैं जो उसमें फंस गए, अजुरा के कह रहे छोड़िए छोड़िए छोड़िए, लेकिन कुछ शुक्राणु वहां से बच के आगे निकल गए, ग्रीवा से भी आगे निकल गए। तो आगे क्या पड़ेगा? आगे पड़ेगा गर्भाशय। आगे क्या पड़ेगा? तो आगे पड़ेगा गर्भाशय। गर्भाशय में बाबू, गर्भाशय के अंदर भी उनको रोका जाएगा। अब कहेंगे सर गर्भाशय के अंदर ऐसा क्या होता है जो उसे रोका जाता है, शुक्राणुओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है? तो शुक्राणुओं को आगे बढ़ने से गर्भाशय के अंदर भक्षण कोशिकाएं होती हैं या भक्षाणु कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणुओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब कहेंगे सर ये काहे रोकती हैं? भक्षाणु कोशिकाओं को ऐसा लगता है कि कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया है, भक्षाणु कोशिकाओं को लगेगा कि लग रहा है कौनो बैक्टीरिया अंदर आ गया है, आओ सब मिलके इसको मार के खत्म कर देते हैं। तो भक्षाणु कोशिकाएं जो होती हैं धड़ाधड़ 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 बैक्टीरिया समझ के शुक्राणुओं को मारना शुरू कर देती हैं। तो गर्भाशय में कौन रोकेगा? गर्भाशय में मेरे देश के नौजवान कौन रोकेगा? तो गर्भाशय में उपस्थित, गर्भाशय में उपस्थित, गर्भाशय में उपस्थित भक्षाणु, गर्भाशय में उपस्थित भक्षाणु कोशिकाएं, भक्षाणु कोशिकाएं रोकती हैं। ठीक है।
अब जब यहां से कुछ शुक्राणु बचेगा, निपटारा करते हुए बाबू आगे बढ़ेगा, तब जाके अंडाणु तक पहुंच पाएगा, तब जाके अंडाणु तक पहुंच पाएगा। कहेंगे सर कितना बेचारा संघर्ष कर रहा है। बाबू आपको पढ़ाई में जितना मेहनत नहीं लगता है, ये बेचारा शुक्राणुओं से ज्यादा संघर्ष कर रहा है। वो पहले देखो योनि की अम्लीयता से लड़ते हुए गया, वहां से बेचारे कुछ नष्ट होंगे, कुछ बचेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेगा तो ग्रीवा आएगा, वहां के श्लेष्मा से कुछ बचेंगे, फिर कहां पहुंचेंगे गर्भाशय में। गर्भाशय में भक्षण कोशिकाएं होती हैं, उनसे बचकर आगे बढ़ेंगे, तब जाके अंडाणु तक पहुंचेंगे। यानी जो 40 करोड़ शुक्राणु था, अंडाणु तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या केवल और केवल मात्र कितना रह जाता है, तो मात्र बाबू मात्र इनकी संख्या 200 से 250 रह जाता है। 200 से 250 शुक्राणु ही कहां तक पहुंच पाते हैं, अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। 200 से 250 शुक्राणु ही अंडाणु तक पहुंच पाते हैं, बाकी 40 करोड़ में जितना है कुल निपट जाएंगे। ठीक है, 200 से 250 केवल पहुंच पाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गया? क्या इतनी बात समझ में आ गया? अब अंडाणु के पास जो है, ये देखो ये अंडाणु है, अंडाणु के पास जो है ये शुक्राणु पहुंच गया। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग अध्ययन कर रहे थे शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचना। भाई साहब शुक्राणुओं को अंडाणु तक बाबू हम पहुंचा दिए हैं, लेकिन अभी निषेचन क्रिया नहीं हुआ है, अभी निषेचन क्रिया नहीं हुआ है। तो उससे पहले एक काम कीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग अभिक्रिया, यानी उसको हम लोग कह सकते हैं फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। तो फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन पढ़ने से पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको पढ़ा दिया जाएगा। नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग अभिक्रिया। तो क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग अभिक्रिया। अभिक्रिया कहिए चाहे रिएक्शन कहिए, हेडिंग कर लीजिए फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग अभिक्रिया। फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग अभिक्रिया। अब ये क्या होता है, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होता है? देखिए ये जो फर्टिलाइजिंग होता है, ये जो फर्टिलाइजिंग होता है, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है, इसको पहले समझिएगा। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है, इसको सबसे पहले समझिएगा। ये जो फर्टिलाइजिंग होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंटी फर्टिलाइजिंग भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। PRO मतलब समझ जाइएगा, शॉर्ट में लिखा गया प्रोटीन लिखा गया है। फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग दोनों प्रोटीन होते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो होता है, मादा का जो अंडाणु होगा, मादा में जो अंडाणु होगा, वो अंडाणु क्या करेगा, फर्टिलाइजिंग क्या कहते हैं, प्रोटीन मुक्त करता है। मादा में जो अंडाणु होगा वो क्या करेगा, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन मुक्त करता है। जबकि एंटी फर्टिलाइजिंग जो प्रोटीन होगा, नर का जो शुक्राणु होगा, नर का जो शुक्राणु होगा, तो नर का शुक्राणु क्या करेगा,
एंटी फर्टिलाइजिंग जो प्रोटीन होगा उसे मुक्त करेगा। इतनी बात समझ में आ गया? क्या समझे? फर्टिलाइजिंग एक प्रोटीन है, एंटी फर्टिलाइजिंग एक प्रोटीन है। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कौन मुक्त करता है? तो अंडाणु द्वारा मुक्त होता है, और एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है वो शुक्राणु द्वारा मुक्त होगा। किसके द्वारा? शुक्राणु द्वारा। अब आपको पता है अंडाणु मादा भाग में पाया जाता है और शुक्राणु कहां पाया जाता है? तो नर भाग में पाया जाता है। अब कहेंगे सर इसका काम क्या है? अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर ये एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग जो है इनका काम क्या है? बाबू इनका बहुत बड़ा योगदान है। योगदान क्या है? निषेचन क्रिया से पूर्व ये पता लगाते हैं कि एक ही प्रजाति का क्या अंडाणु और शुक्राणु है। जब इनको पता चल जाता है कि एक ही प्रकार का अंडाणु और शुक्राणु है, तब ये निषेचन के लिए आदेश देते हैं, अन्यथा ये निषेचन से उसको वर्जित कर देते हैं, रोक देते हैं कि भाई साहब अब दोनों में निषेचन नहीं होगा। कहेंगे मास्टर हमको पल्ले नहीं पड़ रहा है, आप क्या समझाएं समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं। बाय द वे किसी, समझिएगा, किसी सांड का स्पर्म है, किसी सांड का स्पर्म है, ये किसी सांड का स्पर्म है, और सांडिक स्पर्म ले और किसी मनुष्य में कोई मादा है, उस मादा का ओवम ले, अंडाणु ले। तो अब देखिएगा इनका हम लोग क्या कराते हैं? इनका निषेचन कराते हैं। तो एक काम करेगा, निषेचन से पूर्व फर्टिलाइजिंग प्रोटीन और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन क्या कहेगा? रुको, पहले निषेचन नहीं होगा, पहले हम चेक करेंगे कि दोनों एक प्रजाति का है कि नहीं। एक प्रजाति का मतलब होता है चाहे अगर ये अंडाणु नर का है, तो अंडाणु अगर मादा का है, मनुष्य में मादा का अंडाणु है, तो मनुष्य के नर का शुक्राणु भी होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि क्या है दूसरे के लिए। तो ऐसा एक काम करते हैं, ये फर्टिलाइजिंग जो होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग ये जो होता है, क्या करेगा? पहले इसको चेक करते हैं। ये चेक करेगा तो कहेगा अच्छा ये जो स्पर्म है ये तो सांडिक है, और हाई जो है मनुष्य में मादक है। नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये चिल्ला चिल्ला के कहेगा नहीं निषेचन होगा, हो ही नहीं सकता है, दोनों एक ही प्रजाति के नहीं है। तो बताओ इसमें निषेचन क्रिया नहीं होगी। लेकिन हम कहें एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम कहें क्या करते हैं, नर जो है, मनुष्य में जो नर है उसका स्पर्म लेते हैं, उसका शुक्राणु लेते हैं, और मनुष्य में मादा का अंडाणु लेते हैं। तो फर्टिलाइजिंग क्या करेगा? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहेगा रुको पहले फिर से चेक करते हैं। मास्टर तुम बहुत जगलर इंसान हो, खजरा कर दोगे एकदम। तो ये क्या कहेगा? पहले हम चेक करेंगे। तो ये चेक करेगा, तो चेक कैसे करेगा? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन अपना काम शुरू करेगा, शुरू करके चेक करेगा कि ये दोनों एक प्रजाति के हैं कि नहीं। तो चेक करेगा, हाँ ये शुक्राणु, अच्छा हाँ ये नर का शुक्राणु है, अच्छा अंडाणु जो है हाँ मादा का अंडाणु है, हाँ ऐसा है इनका निषेचन होगा। भाई साहब एक प्रजाति के हैं, तो क्या समझ में आ गया? समझने का मतलब क्या है बाबू? हम आपको कब से क्या समझा रहे हैं? जब दोनों एक ही प्रजाति के शुक्राणु और अंडाणु रहेंगे, दोनों एक ही प्रजाति के शुक्राणु और अंडाणु रहेंगे, तब जाके निषेचन क्रिया होगा, वरना निषेचन क्रिया अवरुद्ध हो जाएगा, निषेचन क्रिया नहीं होगा। निषेचन क्या करेंगे? ये रोक देंगे। भाई साहब निषेचन नहीं होगा, इनके अनुसार रोक दिया जाएगा। तो क्या इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो मेरे देश के अच्छे बच्चे, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो हम आपको क्या समझा रहे थे? हम आपको बाबू समझा रहे थे एक ही प्रजाति के शुक्राणु तथा अंडाणु, एक ही प्रजाति के शुक्राणु तथा अंडाणु, एक ही प्रजाति के शुक्राणु तथा अंडाणु, एक ही प्रजाति के शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन
निषेचन होगा, क्योंकि निषेचन से पूर्व क्या करते हैं, उसका पता लगाते हैं। अगर दोनों अलग अलग प्रजाति का है, अगर दोनों अलग अलग प्रजाति का है तो उसमें निषेचन क्रिया अवरुद्ध रहेगा, निषेचन क्रिया नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, अलग अलग प्रजाति, अलग प्रजाति के शुक्राणु, अलग प्रजाति के शुक्राणु तथा अंडाणु, अलग प्रजाति के शुक्राणु तथा अंडाणु के मध्य निषेचन क्रिया नहीं होता है, निषेचन क्रिया नहीं होता है, निषेचन क्रिया नहीं होता है। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, बोलो। अब हम लोग क्या करते हैं, एक हेडिंग करते हैं। हेडिंग क्या करेंगे, साथ में कर लीजिएगा, इसका स्याही खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन क्या होता है उसको समझते हैं। अंडाणु तथा शुक्राणु को निषेचन योग बनाने की जो प्रक्रिया होगी, अंडाणु और शुक्राणु को निषेचन योग बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कैपेसिटेशन कहते हैं। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग अंडाणु तथा शुक्राणु को, अंडाणु तथा शुक्राणु को निषेचन, अंडाणु तथा शुक्राणु को निषेचन योग्य बनाने, अंडाणु तथा शुक्राणु को निषेचन योग्य बनाने की क्रिया, क्रिया लिखो चाहे प्रक्रिया लिखो, की क्रिया को कैपेसिटेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब कहेंगे सर ये क्या, समझ में नहीं आया, अंडाणु तथा शुक्राणु को निषेचन युक्त बनाने की प्रक्रिया ये क्या है? इसका मतलब अंडाणु लिखवा दिए क्या? ना 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 बाबू, अंडाणु नहीं रहेगा, शुक्राणु रहेगा। क्या रहेगा? शुक्राणु। अंडाणु तथा नहीं, शुक्राणुओं को निषेचन योग बनाने की क्रिया को कैपेसिटेशन कहते हैं। सही कर लीजिएगा, अगर नोट कर लिए हो तो सही कर लेना मुन्ना। यहां अंडाणु नहीं रहेगा, शुक्राणु को या शुक्राणुओं को, शुक्राणुओं को, शुक्राणुओं को, शुक्राणुओं, शुक्राणुओं को, शुक्राणुओं को निषेचन योग बनाने की क्रिया को कैपेसिटेशन कहते हैं। अब कहेंगे सर शुक्राणुओं को निषेचन योग कैसे बनाया जाए? देखिए, जो शुक्राणु होता है, यहां समझाते हैं मुन्ना, मेरे देश के नौजवान देखिएगा, ये जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु के सिर के तरफ आगे की ओर क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन तथा स्टेरॉल, ग्लाइकोप्रोटीन तथा स्टेरॉल की परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्लाइकोप्रोटीन तथा स्टेरॉल की परत पाई जाएगी। अब होगा क्या? ग्लाइकोप्रोटीन तथा स्टेरॉल की जो परत होगा, इस परत को क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। जब इस परत को तोड़ा जाएगा तो उस समय क्या होगा? यहां पर उपस्थित जो प्लाज्मा झिल्ली होगी, यहां पर उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली जो होगी, वो झिल्ली क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। वो झिल्ली क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा एक घटना और घटेगा, इसके अलावा एक घटना और क्या घटेगा?
शुक्राणु जो होगा, शुक्राणु के अंदर उपस्थित कैल्शियम आयन जो होगा, ध्यान से समझिएगा, शुक्राणु के अंदर जो उपस्थित कैल्शियम आयन है, इस कैल्शियम आयन का क्या होगा, इस कैल्शियम आयन में क्या होगा, एक कैल्शियम आयन जो होगा गति करना प्रारंभ कर देगा, गति करना क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। जब एक कैल्शियम आयन, लाइट कट गया, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो आपको पढ़ाया जा रहा था, ये जो शुक्राणु होता है, शुक्राणुओं के अंदर कैल्शियम आयन उपस्थित होगा। इसमें क्या होगा, जो कैल्शियम आयन होगा शुक्राणु के अंदर गति करना प्रारंभ कर देगा। जब कैल्शियम आयन शुक्राणु के अंदर गति करना प्रारंभ कर देगा तो शुक्राणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी शुक्राणु अब तेजी से गति करेगा। जब तेजी से शुक्राणु गति करेगा, मेरे देश के अच्छे बच्चे ध्यान से समझिएगा, जब शुक्राणु तेजी से गति करेगा तो क्या करेगा, अंडाणु में प्रवेश करने का प्रयास करेगा। जब शुक्राणु तेजी से गति करेगा तो शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेगा। अब प्रवेश कैसे करता है उसे आगे देखते हैं। सबसे पहले इतना नोट कीजिए, फिर आपको आगे बताया जाएगा। नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रकों का संलयन। हेडिंग कर लीजिए, शुक्राणु तथा अंडाणु, शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रकों का संलयन, के केंद्रकों का संलयन, का संलयन, शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रकों का संलयन। ये है अंडाणु, ये है अंडाणु का केंद्रक, ये है शुक्राणु, ये है शुक्राणु का केंद्रक। ध्यान से समझिएगा, शुक्राणु जब अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा, शुक्राणु जब अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा तो जिस स्थान से प्रवेश करेगा उस स्थान पर एक कोणीय संरचना बनेगा। शुक्राणु अंडाणु के अंदर जिस स्थान से प्रवेश करेगा उस स्थान पर एक कोणीय संरचना बनेगा। अब कहेंगे कैसे, तो कुछ इस प्रकार से एक कोणीय संरचना बनता है। अब यहीं से बाय द वे शुक्राणु अंदर प्रवेश किया, कलर चेंज कर दे ताकि समझ में आ जाए। देखिएगा, ये शुक्राणु है, अंदर क्या किया, प्रवेश, ये इसका केंद्रक है। ये क्या है, अंडाणु का केंद्रक है, और ये शुक्राणु का केंद्रक। तो शुक्राणु जिस स्थान से अंडाणु में प्रवेश करेगा वहां एक कोणीय संरचना बनेगा जिसे हम लोग ग्राही कोण कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राही कोण कहते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा, जब प्रवेश कर जाएगा तो अगले चरण में क्या होगा, जो ये अंडाणु होगा, अब समझिए इसके अंदर का भाग बताते हैं। ये जो अंडाणु होगा, अंडाणु का ये जो केंद्रक होगा, ये जो अंडाणु का केंद्रक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो अंडाणु का केंद्रक है, इस केंद्रक और शुक्राणु का केंद्रक यहां से मुक्त हो जाएगा और दोनों केंद्रक आपस में आके मिल जाएंगे, संलयन करेंगे। जब ये संलयन करेंगे तो आगे चलकर ये युगमनज का निर्माण करेंगे, युगमनज का निर्माण करेंगे, जिसे हम लोग क्या होगा, निषेचन कहते हैं। और यहां पर निषेचन क्रिया संपन्न हो जाएगी। फिर से बता देते हैं,
शुक्राणु जो होगा अंडाणु के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। जिस स्थान से प्रवेश करेगा उस स्थान पर एक कोणीय संरचना बनेगा जिसे ग्राही कोण कहते हैं। ग्राही कोण बनने के बाद ये शुक्राणु जो होगा अपने अंदर से, वहां से तो आगे वाले भाग से ए वाला भाग फट जाएगा और इस वाले भाग से होगा क्या, ए जो केंद्रक होगा आगे मुक्त हो जाएगा, आगे आएगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताए थे इसके आगे वाले सिरे से ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉल की जो परत होती है वो हट जाती है, जिससे प्लाज्मा झिल्ली क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जब प्लाज्मा झिल्ली कमजोर होगा तो केंद्रकवा क्या होगा, यहां से धड़ाक से बाहर निकलेगा। तो शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु का केंद्रक दोनों आपस में संलयित हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जब मिलेंगे तो युग्मनज का निर्माण होगा और यहां पर निषेचन क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। निषेचन क्रिया हो जाएगी या फिर कह सकते हैं निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है। तो हमारा क्या था टॉपिक जी, ये लास्ट टॉपिक, शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रकों का संलयन। संलयन करा दिए, निषेचन हो गया, निषेचन हो गया। आज का क्लास समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।